अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आज सारे फिर मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। मैम जैसे आपने मेमो में परसेंटेज कम किया है, आप रीजनल में भी कर देंगे कम? रीजनल मैंने सबके कर दिए हैं। रीजनल आज मैंने वही बात करनी है कि रीटेक तो नहीं होगा। काफ़ी बच्चों का प्रॉब्लम आया था। मैंने वैसे अगर मैं रीटेक उस वक्त ले लेती, लेकिन सबके साथ अगर मसला आता। कुछ मैंने मार्क्स देखे हैं बच्चों के, 20 में से 17 18 भी मार्क्स आए हुए थे। ठीक है, तो उसका ये मतलब नहीं था कि जो है ना आप लोगों के पास वो, हर एक के पास नेट का इशू की वजह से ये सब हो सकता है। उनके भी उन्होंने टाइम मैनेज किया, उनके भी अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उसकी वजह से मैं रीटेक तो नहीं लूँगी, लेकिन चलो अब जो हो गया उसके लिए मैं वेटेज जो है ना उसकी 5% कर दूँगी। अभी क्लास में सब आ जाएँ, क्योंकि अभी 5-6 अभी ऑनलाइन हुए हैं, तो आ जाए, मैं दोबारा ये अनाउंस करूँगी। तो इसकी वेटेज जब मैं 5% करूँगी, अदर असेसमेंट्स इसमें इंक्लूड करेंगे। और अब जैसे आप लोगों की यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है, तो उसमें मैं ऐड करूँगी कुछ और असेसमेंट में भी, प्रैक्टिकल्स भी डालूँ इसमें। ठीक है, क्योंकि अब ऑन कैंपस आप लोगों के सारा कुछ होगा, असेसमेंट्स भी। और अच्छी बात है कि दोबारा से स्टार्ट हो गए, और मुझे खुशी होगी कि आप लोग प्रैक्टिकल की तरफ भी आओगे, तो प्रैक्टिकल भी इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। अल्ट्रासाउंड के एंड ऑफ द सेमेस्टर या साथ में जिसमें 1-2 लेक्चर हम लोग भी रखा करेंगे कि मशीन के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा स्कैन करना आए। ठीक है, तो वो चीज़ मैं अभी डिस्कस करती हूँ आपसे 1 मिनट तक। ओके मैम, थैंक यू। हैं सब, तो फिर थैंक यू सो मच मैम। आप लोग मुझसे मेमो भी पढ़ रहे हो? जो ये मेमो में सुना है वेटेज कम होने का, क्या यस मैम। मेमो मैम में? मेमोग्राफी सर। यस मैम। आप लोगों ने मस्कुलोस्केलेटल पढ़ ली हुई है कि पढ़ रहे हो अभी मेरे साथ? मैम नहीं पढ़ा, अभी हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने पढ़ना है? ठीक है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक कोई नहीं आया। एट द एंड ऑफ द लेक्चर फिर मैं चीज़ें ना आपको बताऊँगी। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। उसकी एनाटमी और उसके कुछ रिलेशंस पढ़ लिए थे हम लोगों ने, वॉल पढ़ ली थी, अपीयरेंस पढ़ ली थी दोनों पैथोलॉजीज़ मेरे ख्याल स्टार्ट कर ली। ठीक है, अच्छा, ये कॉमन पैथोलॉजीज थी यूरिनरी ब्लैडर की, जो कि हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रैबिकुलेशंस, डायवर्टिकुलम, कैलकुलस, यूरिटेरोसील, यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन। अब हर चीज़ का मैंने आपको बताया था, ये नेम से बता रहा है कि अल्ट्रासोनोग्राफिक अपीयरेंस कैसी होगी। इन्फेक्शन की भी ऑल नो, वही मैं बार बार ये 3-4 चीज़ें तो हम पूरे अल्ट्रासाउंड में रिपीट करते आए हैं कि इन्फेक्शन के लिए यू ऑल नो कि हमारे पास 3 अल्ट्रासोनोग्राफिक साइंस होते हैं टू डिटेक्ट एन इन्फेक्शन। दैट इज हाइपर वेस्कुलराइजेशन, जिसके अंदर जो है वो फ्लो है हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा डॉपलर के ऊपर नजर आएगा। सेकेंड इज द थिकन वॉल, जिस चीज़ का इन्फेक्शन होगा उसकी वॉल हमें थिकन नजर आएगी एंड हमें फ्लूइड नजर आ सकता है। दीज आर द कॉमन साइंस ऑफ इन्फेक्शन दैट कैन बी सीन ऑन अल्ट्रासाउंड। अच्छा, उसके बाद कैलकुलस, वी नो कैलकुला या स्टोन, जो भी हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर
पोस्टीरियर शैडोइंग के साथ हमें वो नजर आता है। दैट मीन्स एक्ोजेनिक फोकाई, स्मॉल एक्ोजेनिक छोटा सा हमें कोई डॉट नजर आ सकता है अलॉन्ग विद द पोस्टीरियर शैडोइंग। दिस इज द अपीयरेंस ऑफ अ स्टोन। ठीक, व्हाट वाज द डायवर्टिकुलम? डायवर्टिकुलम आउट पाउचिंग होती है, वो वही स्ट्रक्चर का फ्लूइड अगर है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो क्या होगा कि उसकी वॉल जो है वो बाहर की साइड पे हमें एक डायवर्टिकुलम बनाएगी, एक पाउच बनाएगी, वॉल के साथ ही अटैच होगी। द आउट पाउचिंग इज नोन एज डायवर्टिकुलम। ये एक भी हो सकते हैं, डायवर्टिकुलोसिस भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, दैट आर द आउट पाउचिंग। ठीक है, अब इनको वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 1 इज द ट्रेबिकुलेशन। व्हाट इज ट्रेबिकुलेशन? It's a non-confined hypotonic bladder resulting from the hypertrophy of the muscular cord। जिस तरह मैंने बताया था कि क्या होता है कि ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है आगे यूरेथ्रा में, तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर को उतना ही फोर्सफुली काम करना पड़ेगा कि हम उसके यूरिन को जो है वो एक्सक्रीट कर सकें, यूरिन को पास कर सकें। तो हमारी जो वॉल होगी यूरिनरी ब्लैडर की, उसको फोर्सफुली जब काम करेगा ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसकी वॉल के अंदर जो है वो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, वो थिकेंड हो जाएगी। ठीक है, और उसके जो हमें नज़र आएगी वो हम जो है थिकेंड वॉल, और वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। तो ट्रेबिकुलेशन क्या होगी? हमें उसके अंदर लेयरिंग जो है वो उस तरह नजर आएगी जिस तरह क्या कह सकते हैं उसके ट्रेबिकुलाई, जिस तरह मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं ना, एक टाइट मसल होता है, जब उसको रिलैक्स कर दो या वो लूज हो जाते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेच मार्क्स टाइप मतलब पड़ जाते होते हैं। ठीक है, तो उसकी जो मस्कुलर वॉल होगी उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। Usually caused by the obstruction of the urethra, increase post-void residuals and the risk of urinary tract infection may ensue। अब हमें पता है कि ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन यूरिन वहाँ पे काफ़ी टाइम तक पड़ा रहेगा या आगे नहीं जा रहा, स्टैटिक यूरिन हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो इन्फेक्शन कॉज करे। ठीक है, अब ट्रेबिकुलेशन क्या है? बेसिकली इट्स अ हाइपरट्रॉफी ऑफ द मस्कुलर कोड। और वो हाइपरट्रॉफी क्यों होती है? बिकॉज मस्कुलर कोड जो मस्कुलर लेयर है उसको ज़्यादा फोर्सफुली काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन, यूरेथ्रा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स हैं उनको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, दैट इज नोन एज द ट्रेबिकुलेटेड ब्लैडर। अच्छा, सेकेंड इज द ब्लैडर डायवर्टिकुलम। ठीक है, मैंने बताया था इट्स एन आउट पाउचिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर वॉल, या कहीं के भी डायवर्टिकुलम होगी तो उसको आउट पाउचिंग ही हम कहते हैं। देयर इज आउट पाउचिंग ऑफ दैट स्ट्रक्चर वेयर बाय म्यूकोजल herniation through the bladder wall. There may be solitary or multiple in nature and can vary considerably in size। जिस तरह मैंने बताया डायवर्टिकुलम एक भी हो सकता है, डायवर्टिकुलोसिस भी हो सकता है। दैट मीन्स देयर विल बी मोर देन वन डायवर्टिकुलम, मोर देन वन आउट पाउचिंग। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारी जो यूरिन है, अब ये देखो ये यूरिनरी ब्लैडर था, ठीक है, ये जो स्क्वायर सा नजर आ रहा है, ठीक, अगर इसके अंदर इसकी वॉल के अंदर ये बिल्कुल यहाँ से वॉल खाली है, ये क्या है, इसके साथ हमें खुद एक बड़ा सा एक और आयन को एक साथ सिस्ट नजर आ रही है, बट दैट इज अटैच टू द यूरिनरी ब्लैडर। उसका फ्लो यहाँ से यहाँ जाता हुआ हमें फील हो रहा है ऑन डॉपलर। ठीक है, कि उसके अंदर कोई वॉल नहीं है, इस एरिया से जो फ्लूइड है वो बाहर जा रहा है। देयर इज अ आउट पाउच जो बाहर की तरफ को है, जो हम फ्लो पे कंफर्म कर सकते हैं। देख रहे हो इधर भी फ्लो जो है वो इधर से उधर जा रही है। ठीक है, तो दिस इज द आउट पाउचिंग, यस दिस मैम। यूरिनरी ब्लैडर डायवर्टिकुलम। ठीक है, आउट पाउचिंग। मैम आउट पाउचिंग किसी भी सिस्ट की हो सकती है, कोई भी सॉलिड मटेरियल हो सकते हैं? सिस्ट फ्लूइड की। ओके मैम। ठीक है, तो अगर आइसो एक्वेक है, जो कि हमने जिस तरह स्क्रीन में पढ़ा था, उसको हम क्या कहते थे? आइसो एक्वेक से एक्वेजेनिसिटी ऑफ द टिश्यू, वो क्या पढ़ा था हमने, याद है? स्प्लीन के अंदर ही, स्प्लीन के जैसा ही एक और स्प्लीन छोटा सा हाइलम के ऊपर, उसकी वॉल भी इस तरह ही होती है। किसी को याद है? मैम आइसो तो सेम आ जाता है ना, ना ग्रे इतना होता है ना वाइटिश इतना होता पहले है। हमने स्प्लीन के अंदर पढ़ा था, याद है? स्प्लीन जैसे सीडो, निशा बताओ आप।
यस निशा, आपने हैंड रेज किया। चलिए अली हसन आप बताओ। अली हसन को आवाज ही नहीं जा रही। अच्छा खैर छोड़ो, हम लोगों ने जो टिश्यू, अगर ये तो हमने फ्लूइड का आउट पाउचिंग पढ़ा है। इसके अंदर अगर आप वॉल देखो, अगर हमने इसके अंदर डॉपलर नहीं डाला तो अगर इसकी वॉल देख रही हो कि इस यहाँ से डिसकॉन्टिन्यूटी है, दैट मीन्स देयर इज अ आउट पाउचिंग ऑफ दैट स्ट्रक्चर। इसी तरह हम लोगों ने सॉलिड स्ट्रक्चर या फिर हमने जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है जो स्क्रीन के अंदर पढ़ा था, अगर उसके अंदर हमें इस तरह का स्ट्रक्चर बिल्कुल वॉल के साथ अटैच हो रहा है, दैट इज कि देखो इसके अंदर तो एनेक्विक स्ट्रक्चर है, वही पास होकर इधर आउट पाउच बना रहा है। ठीक है, उसके अंदर क्या था, वो ये सॉलिड जो था वो हमारे पास सीडो जो था पेनिस दे रहा क्या कहते हैं क्या उसको, हमारी जो स्प्लीन है सेम उसी जैसी एक्रोजेनिसिटी एक हमारे पास अलग अलग से एक बना रहा था, वो भी हमारे पास वो डायवर्टिकुलम नहीं था, वो भी हमारे पास स्प्लीन का ही पार्ट था। ठीक है, वो हम लोगों ने उसकी एक्रोजेनिसिटी थी, वो इसी तरह वॉल थी। ठीक है, अगर हम लोगों को फ्लूइड के अंदर आउट पाउचिंग फील हो रही है और उसके जो वॉल है वो यहाँ से क्या कहते हैं इरेगुलरिटी है और हमें इसके अंदर से फ्लूइड जाता हुआ फील हो रहा है, अगर हम डॉपलर डालते हैं तो वो फ्लूइड का जो है उसको हम डायवर्टिकुलर कहते हैं। ठीक है, देयर इज एन आउट पाउचिंग। डॉपलर के ऊपर देखो तो डॉपलर के अंदर से हमें फ्लो वहां से फील होता हुआ जाता हुआ इधर उधर फील हो रहा हो। ठीक है, दिस इज डायवर्टिकुलर। फिर हमारे पास कैल्कुलाई है, रीनल कैल्कुलाई भी हैं और हमारे पास ब्लैडर के अंदर भी कैल्कुलाई। जो रीनल कैल्कुलाई है वो क्या होते हैं, वो पास करके थ्रू यूरेटर हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाते हैं। कैल्कुलाई के अपेरेंस हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि देयर इज अ एक्वोजेनिक फोकाई, मोबाइल होते हैं विद द पोस्टीरियर शैडो। ठीक, तो ब्लैडर कैल्कुलाई अकर आइदर फ्रॉम द माइग्रेटेड रीनल कैल्कुलाई और यूरिनरी स्टेसिस। अब क्या है, या तो वो रीनल कैल्कुलाई है, रीनल किडनी का स्टोन है जो ट्रैवल करेगा यूरेटर से और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाएगा, या ड्यू टू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इतनी इन्फेक्शन हो गई है इतने टाइम से, दैट इन्फेक्शन विल टर्न इनटू अ स्टोन। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इन्फेक्टेड एरिया जो है वो हार्ड होता हुआ एक स्टोन बना सकता है। सो इट इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी या सेकेंडरी स्टोन। प्राइमरी स्टोन stones from the de novo into the bladder and secondary stones either from the renal calculi which have migrated down into the bladder. Primary उस जगह का अपना bladder का stone and secondary that comes from the kidney जो कि travel करके migrate करके जो है वो bladder के अंदर आएगा। ठीक है, अच्छा Yes, उसके बाद हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी का पेरेंट्स क्या है, मोबाइल्स आर सॉरी स्टोन्स आर मोबाइल, एक्वोजेनिक एंड पोस्टीरियर शैडोइंग। 3 पॉइंट्स हर चीज के, इन्फेक्शन के 3 पॉइंट्स पूछूं तो यू शुड नो, स्टोन के 3 पॉइंट्स पूछूं, 3 क्राइटेरिया क्या होते हैं, यू शुड नो स्टोन कैसा नजर आता है। ठीक है, एक सिंपल व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ अ सिंपल सिस्ट, यू शुड नो कि 3 पॉइंट्स हैं सबके। सिस्ट का वही एनेक्विक विद द पोस्टीरियर एनहांसमेंट एंड रेगुलर मार्जिन एंड थ्रू ट्रांसमिशन जो क्या है इसकी एनेक्विक की। ठीक है, तो उसके अंदर कोई डेब्रीज नहीं भी फील होंगे। दीज आर सम सोनोग्राफिक क्राइटेरियाज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सिस्ट का, स्टोन का। ठीक है, तो इन्फेक्शन का, जो हर जगह पे अगर हमें ये चीज़ें मिलती हैं तो हमें पता होगा कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर ये इस तरह की चीज़ नजर आएगी। ठीक है, तो ये नजर आ रहा है स्टोन हमें व्हाइट कलर का विद द पोस्टीरियर शैडोइंग, दिस इज अ स्टोन विद द पोस्टीरियर शैडोइंग, दिस इज अ स्टोन विद द पोस्टीरियर शैडोइंग इन द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये आप स्टोन देख रहे हो, yes, लार्ज यूरिनरी ब्लैडर कैल्कुलर। ठीक है, ये पीछे पोस्टीरियर शैडोइंग है व्हाइट स्टोन्स की। Multiple stone, if there is more than one stone we can क्या कह सकते हैं, रिपोर्ट करेंगे उसको मल्टीपल लार्ज स्टोन्स, उनका साइज ले लेंगे, डिफरेंट का या डिफरेंट सेंटीमीटर्स का हो सकता है। ठीक है, साइज एंड उसकी कितने उसके हो सकते हैं, मल्टीपल या सिंगल स्टोन। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट डिजीज इज द यूरिटेरोसील। यूरिटेरोसील नाम से बता रहा है, इट्स डायलिटेशन, यूरिटेरो मतलब यूरिटर की, सील्स मतलब उसके अंदर फ्लूइड हो सकता है या कोई सिस्ट हो सकती है। ठीक है, यूरिटर के अंदर अगर डायलिटेशन है तो उसको हम यूरिटेरोसील कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ लो इसको, यूरिटेरोसील रिप्रेजेंट कंजेनिटल डायलिटेशन ऑफ द डिस्टल मोस्ट पोर्शन ऑफ द यूरिटर। The dilated portion of the ureter may herniate into the bladder secondary to the normal abnormal structure of the
वेसिको-यूरेटेरिक जंक्शन, दो जंक्शंस पढ़े थे. नंबर 1 वाज द पेल्विको-यूरेटिक जंक्शन एंड द अदर वन इज द वेसिको-यूरेटर. जो पेल्विको-यूरेटर के दरमियान है वो पीयूजे, और ये जो वेसिको-यूरेटर मतलब यूरेटर जहाँ पे एंटर हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, उस जंक्शन को कहते हैं वेसिको-यूरेटेरिक जंक्शन वीयूजे. These both junction are very important. इन्हीं junctions के ऊपर most probably जो stones हैं उनके stuck होने के chances हैं. So due to the जो junction है ये वेसिको-यूरेटरी वो distal हमारे पास डिस्टल पार्ट है, यूरेटर के जो डिस्टल पार्ट है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है, कंजेनिटली भी वहाँ से नैरोइंग हो सकती है, जिसकी वजह से प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो डायलेट हो जाएगा. ठीक है, तो यूरेटर का डायलेटेड पोर्शन हम उसको यूरेटेरोसील्स कहते हैं. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ यूरेटेरोसील, बोथ ऑफ व्हिच आर रिजल्ट ऑफ द सिस्टिक एक्टेसिया ऑफ द सब epithelial portion of the ureter as it enters the bladder. Number 1 is the simple and number 2 is the ectopic. ये दो टाइप्स हैं यूरेटेरोसील्स की. और अल्ट्रासाउंड के ऊपर वी ऑल नो कि सिस्टिक अपीयरेंस कैसी होगी. एक यूरेटर जो है ऑलरेडी हमें एक पाइप एक कह सकते हैं कि एन उसके अंदर फ्लूइड होता है, तो वो हमें एक बारीक सा एक थ्रेड से तो नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही मोटा नज़र आता है, उसके अंदर फ्लूइड होता है, ट्यूब सी नज़र आती है. ठीक है, अगर वो ट्यूब हमें एक एरिया से ज़्यादा डायलेटेड नजर आएगी अल्ट्रासाउंड के ऊपर एनेक्वेक, तो वो कहलाती है यूरेटेरोसील. ठीक है, सो देयर इज अ डायलेटेशन ऑफ दैट डिस्टल पोर्शन ऑफ द यूरेटेरोसील. ठीक है, ये अगर आप अल्ट्रासाउंड पे देखो तो क्लियरली ये यूरिनरी ब्लैडर नजर आ रहा है. यूरिनरी ब्लैडर के साथ यूरेटर्स होते हैं जो नॉर्मली हमें नजर नहीं आते हैं, एंटर होते हैं. एंट्रेंस पे उसका जंक्शन नजर आता है, बट अल्ट्रासाउंड के ऊपर अगर कोई डायलेटेशन है, आगे स्टोन्स रखा हुआ है जिसकी वजह से पीछे डायलेट हो गई है, तो डायलेटेड यूरेटर्स हमें नजर आते हैं, नॉर्मल हमें यूरेटर्स नजर नहीं आते. ठीक है, तो ये ट्यूब्स नजर आ रही हैं, ये डायलेटेड है. ये अगर इसके अंदर देखो ये भी यहाँ से डायलेटेड है, इसके अंदर देखो ये डायलेटेड है, ट्यूब नजर आ रही है, ये आगे एंटर हो रही है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. सो डायलेटेड पोर्शन ऑफ द यूरेटर इज नोन एज यूरेटेरोसील. ब्लैडर इन्फेक्शन या सिस्टाइटिस. सिस्टाइटिस इज वेरी कॉमन, वेरी कॉमन. अब इसके अंदर क्या होता है कि जो यूटीआई के पेशेंट्स होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर का भी इन्फेक्शन हो जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन को सिस्टाइटिस कहते हैं. अगेन सोनोग्राफिक अपीयरेंस हमें पता होनी चाहिए कि इन्फ्लेमेशन के अंदर ब्लैडर वॉल जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी. ठीक है, इरेगुलर भी होगी, उसकी वॉल की थिकनेस जो है ना वो थिकनेस बढ़. भी होती है. ठीक है, एंड ऑन ब्लैडर अपीयर सोनोग्राफिकली नॉर्मल इन मोस्ट केसेस बट मे शो थिकनिंग ऑफ इट्स वॉल एज अ रिजल्ट ऑफ द एडिमा. Bladder mucosa is normally less than 2 mm thick when measured at full distension, less than 5 mm thick when non-distension. अब डिस्टेंशन और नॉन डिस्टेंशन के अंदर उसकी वॉल की थिकनेस इंक्रीज या डिक्रीज होती है. आपको पता है जब इस एक के अंदर एक चीज है वो क्या है, मस्कुलर सैक है. अब उसके अंदर फ्लूइड आया है तो वो फुली डिस्टेंड होगा, जब तो उसकी वॉल जो होगी वो हमें बारीक नजर आएगी. ठीक है, उसकी थिकनेस कम हो जाएगी. लेकिन जब हम लोग उसके अंदर से यूरिनरी ब्लैडर रिलीज हो जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर से यूरिन रिलीज हो जाएगा, तो क्या होगा कि हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल है वो हमें थिकन नजर आएगी. डोंट कंफ्यूज इट विद इन्फेक्शन. ठीक है, इन्फेक्शन के अंदर भी, लेकिन इन्फेक्शन के अंदर क्या होगा कि हमें डिस्टेंशन में भी और जो नॉन डिस्टेंटेड यूरिनरी ब्लैडर दोनों के अंदर थिकन वॉल नजर आएगी और ज्यादा नजर आएगी. ठीक है, नॉर्मल भी थिकनेस ज्यादा होगी. क्या चीज? नॉर्मल में भी थिकनेस ज्यादा होगी, जैसे आपने कहा है ना कि यूरिनरी ब्लैडर की, वैसे भी मैं बताती हूँ. नॉर्मल के अंदर क्या होता है कि जब हमारा ब्लैडर डिस्टेंडेड होगा तो हमें नॉर्मल जो उसकी वॉल की थिकनेस 2 mm तक नजर आएगी. ठीक है, जब उसके अंदर से यूरिन जो पास हो गया देन हम उसको मेजर करेंगे तो 5 mm तक हमें उसकी वॉल नजर आएगी. ठीक है, दिस इज जस्ट कि प्रेशर जो है ना फ्लूइड का, वो वॉल के ऊपर जब प्रेशर ज्यादा होता है तो वो उसको कंप्रेस कर देता है वॉल को, तो इसलिए हमें कम नजर आती है. और जब हम लोग उसके अंदर से यूरिन निकल जाता है, रिलीज हो जाता है, तो वो वॉल के ऊपर प्रेशर नहीं डलता, तो उसकी वजह से हमें वॉल थोड़ी सी थिकर नजर आती है, वो 5 mm तक होती है. बट इन केस ऑफ इन्फेक्शन के अंदर हमें डिस्टेंशन के अंदर भी जो है वो वॉल थिकर नजर आएगी. 2 mm से ज्यादा ही नजर आएगी, 5 mm तक उसको उसके अंदर नजर आएगी, और 5 mm से ज्यादा जो है नॉन डिस्टेंशन में नजर आएगी. वो क्लियर, ऑब्वियस क्लियर हमें नजर आ रहा होगा कि दिस इज ड्यू टू द इन्फेक्शन. ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ उसके इमेजेस. ठीक है,
ये देखो एक्यूट सिस्टाइटिस के अंदर, अब ये देखो डिस्टेंशन है, इसके अंदर फ्लूइड भी है। हमें नॉर्मली इस तरह वॉल इतनी ज्यादा थिकन नजर नहीं आती है, देख रहे हो इतनी ज्यादा। यस मैम, यस मैम। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो है वो एक तो इरेगुलरिटी और इतनी ज्यादा, ये नॉन डिस्टेंडेड है, ठीक है। अब ये देखो इसके अंदर यूरिन तो थोड़ा सा है, लेकिन हमें नॉन डिस्टेंडेड में इस तरह नजर नहीं आती, इतनी ज्यादा थिकन यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू द इन्फेक्शन दैट इज नोन एज एक्यूट सिस्टाइटिस, ठीक है। दिस इज ओके। डिस्टेंशन एंड दिस इज नॉन डिस्टेंशन। और इसके अंदर वॉल की थिकनेस कितनी ज्यादा है, उससे भी डबल ज्यादा है। नॉर्मली जो है 2 mm तक डिस्टेंशन में एंड 5 mm तक नॉन नॉन डिस्टेंशन, डिस्टेंशन। ठीक है। दिस इज द वॉल, ये थिकन वॉल कुछ इमेजेस हैं ड्यू टू सिस्टाइटिस। देन वी हैव द बिनाइन यूरिनरी ब्लैडर ट्यूमर्स। कुछ हमारे पास अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कुछ मैस नजर आ सकते हैं, दैट माइट बी बिनाइन, दैट माइट बी मैलिग्नेंट, ठीक है। अगर हम उन पर डॉपलर डालते हैं एंड देयर इज अ फीडिंग वेसल इनसाइड दैट, क्या कह सकते हैं, ट्यूमर, तो दिस इज नोन एज द मेटास्टेसिस। जो अगर हमारे पास बिनाइन लीजन होगा, उसके अंदर हमारे पास कोई फीडिंग वेसल नहीं होगी, वो हमारे पास बिनाइन लीजन होगा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई मेलिग्नेंट लीजन है, मेलिग्नेंट लीजन के अंदर हमें एक फीडिंग वेसल, बड़ी वाली वेसल जो फीड कर रही है उसको नजर आएगी, तो हम कह सकते हैं कि अगर उसके अंदर वेसल है, बड़ी वेसल है, फीडिंग वेसल है, तो वो मेलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है। अगर कोई मैस हमें यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नजर आ गया, वो आया मेलिग्नेंट हो सकता है या बिनाइन। तो बिनाइन हमारे पास कुछ हैं ट्यूमर्स, जो कौन कौन से हैं, इनके नेम है लियोमायोमा, ह्यूमेंजियोमा, न्यूरोफाइब्रोमा या शियानोमा। दीज आर द ट्यूमर्स एंड ट्यूमर्स ऑफ अनसेंटर्ड मेलिग्नेंट पोटेंशियल, इंक्लूडिंग जो मेलिग्नेंट है हमारे पास वो पैरागैंग्लियोमा, ग्रेनुलर सेल ट्यूमर। ये तीन इनके सिर्फ नाम याद कर लो, व्हाट आर द बिनाइन यूरिनरी ब्लैडर ट्यूमर्स एंड व्हाट आर द मेलिग्नेंट यूरिनरी ब्लैडर ट्यूमर्स, ठीक है। ये तीन ऊपर जो बिनाइन के हैं, नीचे मेलिग्नेंट, ठीक है। कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, 1 नंबर 1 तो हमारे पास पेशेंट आएगा कि उसको यूरिन के अंदर जो है वो ब्लड फील होगा। तो अगर हम उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं ब्लड। तो वो वहाँ पे कोई मैस नजर आ सकता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मैस, ठीक है। तो वो डिफरेंट, वो बिनाइन भी हो सकता है और मेलिग्नेंट भी हो सकता है। ये लियोमायोमा है। अब इन बिनाइन लीजन्स को हम लोगों ने अल्ट्रासोनोग्राफिकली देखा है। अल्ट्रासोनोग्राफिकली हमें पता है जो लीजन होता है वो हमें हाइपोइक्विक नजर आता है, ठीक है, नॉट हाइपर, नॉट एनेक्विक, इट्स अ हाइपोइक्विक बिनाइन लीजन, ठीक। मैम स्क्रीन शॉट नहीं हो रही। क्या हो रहा है, हो रही है मैम। क्या हुआ है? मैम वो कह रहे स्क्रीन शो नहीं हो रही, उनका शायद कोई नेट इशू है, पर आपकी तरफ से सही है। सबके साथ मसला है कि उसी के साथ है? मैम सही है, आपका शो हो रही है स्क्रीन आपके साथ। ठीक है। Leiomyoma is a benign tumor predominantly found in the women, although men can also be affected. ठीक, इसमें याद करने वाले, it's more common in the women. Leiomyoma, it's a benign tumor. The most common presenting complaints are urinary voiding symptoms such as obstruction and irritation. ठीक, उसको फील होता है इस तरह के वो उसका जो क्या कह सकते हैं, यूरिन पास करके आया है, लेकिन उसको फील होता है कि समटाइम्स जो है वो उसका यूरिन पास नहीं हुआ, या फिर उसके अंदर वॉइडिंग, दैट मीन्स कि वो खाली कर दिया, लेकिन उसको फील होता है कि मेरा भी यूरिन जो है वो ऐसे यूरिनरी ब्लैडर फुलनेस उसको फील होती है उसके अंदर, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ मैस इनसाइड यूरिनरी ब्लैडर। तो उसको फीलिंग ऐसी आती है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके अंदर यूरिन हो तो हमें फीलिंग आती है ना कि ब्लैडर फुल हुआ हुआ, तो यूरिन उसने पास कर लिया, यूरिन उसने फुल पास कर लिया, तो उसको फिर भी फीलिंग आती है। तो दैट माइट बी ड्यू टू द ट्यूमर, ड्यू टू द mass that is present inside the urinary bladder. Ultrasonographic examination, we all know कि homogeneous hypoequic solid mass अगर नजर आता है with a thin echogenic surface, it's a tumor, ठीक है। तो irregular smooth wall होगी तो वो benign tumor, ठीक। तो कुछ इमेजेस हैं छोटे छोटे से ट्यूमर्स के अंदर पड़े हुए। ये कौन से छोटे छोटे से ट्यूमर्स अगर हमें नजर आ रहे हैं, दैट इज इन्वर्टेड पैपिलोमा। ये यूरिनरी ब्लैडर का रेयर एक इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे से जिस तरह के पॉलिप्स होते हैं ना, सेम लाइक दैट हमें इन्वर्टेड पैपिलोमास नजर आते हैं। दिस इज नॉट मैलिग्नेंट एंड दिस इज रेयर, ठीक है, छोटे छोटे से मैस हमें वॉल के साथ नजर आ रहे हैं। देन वी हैव शियानोमा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये तीनों जो हैं ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास जो है वो बिनाइन लीजन है। बिनाइन ट्यूमर।
It arises from the Schwann cells in the nerve and may be malignant or benign and is often associated with non-Arecan quiescence disease. ये जो है ये भी रेयर ट्यूमर है। ये Schwann cells जो हमारे नर्व सेल्स का एक ट्यूमर है, ठीक है, एसोसिएटेड विद द non-Arecan quiescence disease, ठीक है, अजीब सा नाम है। मैम ये बिनाइन मैलिग्नेंट में भी चेंज हो सकती है, मतलब Malignant में भी स्पेसिफिक? चेंज हो सकता है if we can see feeding vessel, और वो benign जो है वो कन्वर्ट हो सकता है उसके अंदर malignancy के अंदर। मैम सारे हो सकते हैं, ये शिवान वाला ही सिंगल हो सकता है? लियोमायोमा तो है ही benign। ओके। ब्लैडर कैंसर, जो कि ब्लैडर कैंसर हम लोगों को, जिस तरह मैं सिर्फ एक नाम आपको सिर्फ इसका वो दे देती हूँ कि ब्लैडर कैंसर हमारे पास जो मैलिग्नेंट होते हैं उसका एक ही पॉइंट है, इसको देखने के लिए वी पुट डॉपलर ऑन इट एंड इफ वी सी अ फीडिंग वेसल, दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि वो उसके अंदर वो मैलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ब्लैडर कैंसर दो टाइप के सेल से हो सकते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या एडिनोकार्सिनोमा, एंड मोस्ट कॉमन 4% जो है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा से ही होते हैं। बस ये चीज़ इसमें याद करने वाली है ट्यूमर्स की, और ये नज़र किस तरह आते हैं जस्ट वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। दीज आर सम इमेजेस ऑफ द ब्लैडर कैंसर, जिसके अंदर डॉपलर डाला है तो हमें इसके अंदर वेसल्स नज़र आ रही हैं, बड़ी वेसल्स, फीडिंग वेसल्स दैट शो के ये जो है ना मैलिग्नेंट लीजन, मल्टीपल ब्लैडर मैसेज, ठीक है। तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीट हो गया, इसको मैंने ख़त्म करना था थोड़ा सा। आज एक और हमारे पास लेक्चर जो है वो मेनली आज का टॉपिक था गायनी का, वो तो 10-12 स्लाइड्स उसकी हैं, तो आज हम वो स्टार्ट करेंगे गायनी का, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर मैम कंप्लीट हो गया जी। मैम जैसे ये अपने सारे हम लोग को इसकी पैथोलॉजीज पढ़ाई हैं, और पैथोलॉजीज में हम बस ये मतलब कर सकते हैं कि मतलब ये है क्या, और ये हमें अल्ट्रासाउंड में किस तरह शो होती है? बिल्कुल, अल्ट्रासाउंड के ऊपर या तो अब हम लोग को उसकी एकोजेनिसिटी, किस तरह का वो ट्यूमर या कोई भी डिजीज इन्फेक्शन ज़्यादातर पढ़ते हैं हम लोग, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, उसमें कोई स्टोन हो सकता है या कोई भी फॉरेन जैसे, या फिर हमें कोई ट्यूमर वगैरह हो सकता है। वी नो बिनाइन ट्यूमर्स के क्या क्राइटेरिया होता है, और मैलिग्नेंट का क्या इरेगुलर होते हैं, उसके अंदर फीडिंग वेसल्स होती हैं, ठीक है, हाइपरवैस्कुलराइज होते हैं। तो अगर कोई मैस अपीयरेंस दे रहा है तो वो माइट भी बिनाइन होता है या मैलिग्नेंट होता है। अगर वॉल के अंदर इरेगुलरिटी थिकनेस, दैट माइट बी ड्यू टू इन्फेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद कोई फॉरेन अगर उसके अंदर डिजीज है, कोई स्टोन है, कोई कैपिटल इंसर्ट हुआ है, वी नो के जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, वो किस तरह की चीज़ें नजर आती हैं अलॉन्ग विद द पोस्टीरियर एनहांसमेंट या पोस्टीरियर शैडो, सिस्टिक स्ट्रक्चर्स कुछ हो सकते हैं। तो ये सारी डिजीजेस सारी मिलती जुलती हैं, जो कि हर ऑर्गन के अंदर पता हो, हर ऑर्गन में इससे मिलती जुलती सारी डिजीज होती हैं, ठीक है। हर ऑर्गन के अंदर या वो सिस्टिक कोई डिजीज हो सकती है या सॉलिड हो सकती है। यू आर द स्टूडेंट ऑफ इमेजिंग, वी शुड नो कि हमें उसकी इमेजेस नज़र कैसे आते हैं उस डिजीज के। सॉलिड होगा तो क्या होगा, ट्यूमर होगा क्या होगा, सिस्टिक है तो क्या होगा, स्टोन है तो कैसा होगा, ठीक है। बाकी जो किस टाइप के हैं स्क्वेमस सेल्स के, हाँ ट्यूमर है, इसका ट्यूमर है, फलाना का ये हमसे रिलेटेड नहीं है। वो बायोप्सीज की जाती हैं आगे, ठीक है, बायोप्सी के ऊपर लैब टेस्ट किए जाते हैं, जब लैब होगा तो वो उसकी तरह वो कंफर्म करता है कि उसको ये वाला ट्यूमर है या ये ट्यूमर है। बस हमें ट्यूमर अगर है तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि जो है वो बिनाइन भी हो सकता है, बिनाइन लग रहा है या मैलिग्नेंट लग रहा है। वो लग रहा है हम लोग इमेजेस को देखते हुए, अपीयरेंस हम लोगों को देखनी आनी चाहिए, इमेजेस अच्छे से देखनी आनी चाहिए। हर चीज़ का जिसका मैं क्राइटेरिया आपको बताती हूँ, सिस्टिक क्राइटेरिया, इन्फेक्शन का क्राइटेरिया, ये सारे क्राइटेरियाज हैं जिन पे हम लोग कह सकते हैं कि इसको ये चीज़ हो सकती है, इसको इन्फेक्शन हो सकता है, इसका ये 3 चीज़ें नज़र आई थी तो उसकी वजह से ये चीज़ हमें इस तरह की नज़र आएगी। देन इसके अलावा एनाटमी आपको को मैं बार बार कहती हूँ कि इमेजिंग के स्टूडेंट्स को तो अपनी एनाटमी जो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इफ़ यू नो नॉर्मल एनाटमी यू कैन डिटेक्ट एबनॉर्मलिटी इजीली, ठीक है। तो आपको नॉर्मल एनाटमी, उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी नॉर्मल एकोजेनिसिटी, नॉर्मल साइज, उसका ये चीज़ें पता होंगी। तो अगर साइज बड़ा हुआ है तो यू कैन से कि इसको हेपेटोमेगाली है या स्प्लीनोमेगाली है, ठीक है। वो साइजेस नॉर्मल आपको पता होनी चाहिए, एकोजेनिसिटी नॉर्मल पता होनी चाहिए। इफ़ देयर इज मोर एकोजेनिक स्ट्रक्चर यू शुड नो कि अगर एकोजेनिक ज़्यादा हो गया तो मे बी उसके अंदर कोई फैट की लेयरिंग आ गई है, ठीक है। अगर उसके अंदर कुछ इस तरह के ट्यूमर नज़र आ रहे हैं तो हाइपोइको एरिया हो जाएगा। तो ये सारे अल्ट्रासोनोग्राफिक चीज़ें हैं जो आपको बस नज़र कैसी आनी चाहिए, आप उसको रिपोर्ट पे ये चीज़ें लिख सकते हो कि ये इस तरह नज़र आ रहा है, साइज इतना है और एनाटमी, सो दैट इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो
ओके मैम। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में कोई क्वेश्चन तो नहीं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। मैम यूनी में हमारी हाइब्रिड क्लासेस हुआ करेंगी। हाइब्रिड का तो अभी पता नहीं है, वैसे तो यूनिवर्सिटी कह रही है कि ओपन होगी, ये सारे आएंगे वापस ही। मैम हाँ, मेल मतलब में हाइब्रिड रेगुलर सिस्टम होती थी। लिखा हुआ है। एक मैम बोले मेल जो आएगी ना उसमें लिखा हुआ है कि हाइब्रिड सिस्टम होगा। हाइब्रिड होगी। यस मैम। चलो देखें, मैं तो कोशिश करूंगी कि आप लोग वापस आओ सारे, क्योंकि बहुत लॉस हो चुके हैं, प्रैक्टिकल भी शुरू करने हैं और सारा कुछ, तो वापस आओ सब। ठीक है, जिनका बहुत कोई मसला है, आउट ऑफ कंट्री में है, कोई नहीं आ सकते, वो कोशिश करें चलो ऑनलाइन लेने। बट आप लोग कोशिश करो जो आ सकते हैं वो ऑन कैंपस ही अपनी क्लासेस। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी लॉस हो जाएगा, अभी प्रैक्टिकल करवा रहे हो, मेन तो सब चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर फिर हम लोग इसके प्रैक्टिकल्स भी रखेंगे। अच्छा, ठीक है, ये बस हमारे पास 20 स्लाइड्स हैं छोटी सी, बस हम लोगों ने, क्योंकि अगला अब आ गए हैं हम लोग पेल्विक के अंदर, हमने एब्डोमिनल सारे ऑर्गन्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, पेल्विक हम किडनी से आए थे, क्योंकि किडनी का साथ यूरेटर अटैच है और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर इज अ पार्ट ऑफ पेल्विक स्ट्रक्चर। तो उसके बाद फिर हम उससे एसोसिएटेड इसके पीछे जो स्ट्रक्चर्स है उन पे चले जाएंगे। तो एब्डोमेन हमारा अब तक कवर हो गया हुआ है, अब हम उसमें आ गए हैं पेल्विक में। पेल्विक में सबसे एंटीरियरली हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर था जो कि हमने कवर कर दिया, और अब हम उसकी कुछ, और आपको पता ही है कि जिस लास्ट सेक्टर में कि ये एक हमारे पास विंडो भी प्रोवाइड करता है टू लुक द पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो हम अगर फीमेल्स में पढ़ेंगे तो फीमेल्स में हमने गायनी के स्ट्रक्चर्स इस पे अल्ट्रासाउंड पे हमें बहुत अच्छे से नजर आते हैं। जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर फुल होगा तो उसकी प्रिपरेशन में हम पेशेंट को कहते हैं कि आप यूरिन होल्ड करके आए, आप पानी पी कर आए, आपको लगे कि आपका यूरिन बहुत मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर भरा हुआ है, देन हम आपका स्कैन करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अच्छे से विजुअलाइज होंगे। तो यूरिनरी ब्लैडर का फुल करवाना एक नंबर पॉइंट आपको क्या करेगा, वो विंडो प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि पोस्टीरियर एनहांसमेंट होती है फ्लूइड के, एंड ड्यू टू द एनहांसमेंट हमें स्ट्रक्चर्स क्लियर नजर आ सकते हैं। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है गायनिकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, गायनिकोलॉजिकल हिस्ट्री, पेशेंट हमारे पास किन उसके साथ आ रहा है। क्लिनिकल हिस्ट्री शुड बी टेकन बाय द सोनोग्राफर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गायनी। ठीक है, उसको क्या कंप्लेन्स हैं, उसको क्या हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो वैसे सब में इंपॉर्टेंट होती है लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट ज्यादा होगी। ठीक है, क्या पेशेंट की एज है, क्योंकि गायनी के कुछ डिजीजेज जो होते हैं वो एज रिलेटेड होते हैं। ठीक, तो ये इसकी क्लिनिकल हिस्ट्री है, छोटा सा टॉपिक है, बल्कि खत्म भी हो जाना है, 5 स्लाइड्स हो भी गई हैं, 20 स्लाइड्स हैं। ठीक है, बस आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि गायनी, और इसकी एनाटॉमी हम पढ़ेंगे कि गायनी के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं। फिर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट स्टार्ट करेंगे कि अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए क्या क्या देखते हैं और क्या नॉर्मल साइजेस हैं और इसके अंदर डिजीजेस क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो पेशेंट एज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लिनिकल हिस्ट्री, क्योंकि मोस्ट जो डिसऑर्डर्स हैं दे आर मोस्टली एज रिलेटेड। फिर हमारे पास मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, उसको लेनी जरूरी होती है। अब उससे एलएमपी पूछो कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उसको कब हुए थे, उसको रेगुलरिटी है साइकिल की या इरेगुलरिटी है, ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ द फ्लो, ये आपने उनसे पूछना है, एंड द प्रेजेंस ऑफ द साइक्लिक पेन, जो कि मिड साइकिल या उसको कभी भी पेन आती है, किसी को जो है वो स्टार्ट में बहुत पेन आती है, किसी को मिड साइकिल में बहुत पेन स्टार्ट हो जाती है। तो दीज हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज उससे पूछनी है, उससे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछनी, अगर उसको मेंसेस ठीक भी आते हैं कि नहीं, फ्लो कैसा है, और उसके अलावा साइकिल उसका नॉर्मल है, उसको ये सारी चीजें जो है। फिर उसके अलावा हमारे पास वजाइनल डिस्चार्ज अगर है उसको, तो वो उसका पूछना हिस्ट्री में कि अगर उसको डिस्चार्ज है तो वो किस टाइप का डिस्चार्ज है, क्लियर वाइट है, येलो है, ग्रीन, ब्लड या स्टीम, जैसा भी उसको डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज की हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, वाटरी हो सकता है या विस्कस, ओडोर या ओडोरलेस है, डिस्चार्ज एसोसिएटेड विद इचिंग या बर्निंग अगर है तो वो मे बी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर हमारे पास यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से भी बर्निंग हो सकती है। तो दिस हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। देन हमारे पास अगर पेल्विक पेन के साथ पेशेंट आया है कि उसको पेल्विक में बहुत ज्यादा पेन है,
तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी गायनी के स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं गायनेकोलॉजिकल उसको पेन हो सकती है। उसके पेल्विक में आपको पता है ये रेक्टम भी है, और उसके अलावा हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर भी है, फिर हमारे पास गायनी के स्ट्रक्चर्स हैं, मेन के अंदर प्रोस्ट्रेट है। तो इन स्ट्रक्चर्स का अगर कोई और डिजीज भी है वो हमारे पेन कॉज कर सकता है पूरे पेल्विक के अंदर। सो द टाइम एंड ऑफ द ऑनसेट पेन, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेन, किस तरह की शार्प है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सुवेयर है, किस तरह की पेन है। फिर उसको पेन अगर रेडिएटिंग फील हो रही है दैट मीन्स वो कोई नर्व की वजह से हो सकती है, जैसे sciatica के अंदर होता है। पेशेंट के अंदर क्या होता है तो उसकी बैक से पेन जाती है उसके लेग में, तो वो मे जिस जो भी इस तरह की पेन जाती हुई फील होती है दैट इज ड्यू टू नर्व। ठीक है, वो कोई नर्व कंप्रेशन हो सकती है, नर्व कंप्रेशन की वजह से उसके अंदर जो नर्व जहाँ सप्लाई कर रही होती है उस एरिया का उसको वो हो सकता है रेडिएटिंग पेन। ठीक है, तो पेन की हिस्ट्री लेना, किस टाइप की पेन है, शार्प है, डल, मॉडरेट है, फ्रीक्वेंसी है, ड्यूरेशन है, कितने टाइम तक उसको पेन रहती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से एसोसिएटेड उससे रिलेटेड कोई पेन है कि प्री मेंस्ट्रुअल पेन हो सकती है, मेंस्ट्रुअल पेन हो सकती है। ठीक है, एग्रीवेटिंग या रिलीविंग फैक्टर्स उसको क्या है कि वो किस तरह वो बताएगा कि मुझे रेस्ट करने से पेन होता है, मुझे सॉरी रिलीव मिलता है, मुझे इस तरह रिलीफ मिलता है, मुझे बैठने से पेन, मतलब ये उसके उसके रिलीविंग फैक्टर्स हैं। रेडिएशन जो कि मैंने भी आपको बताई है कि अगर रेडिएटिंग पेन है तो एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स, वॉमिटिंग, फीवर, डिस्यूरिया। ठीक है, ये सारी पेन एसोसिएटेड जितने भी हमारे पास पेन की हिस्ट्री है दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक, डिजीजेस टिपिकली एसोसिएटेड विद द पेल्विक पेन। अब मैंने जिस तरह बताया था कि वो सिर्फ उसकी नहीं हो सकती, पेल्विक पेन अगर है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 1, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की भी पेल्विक पेन होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि हमारा जो यूट्रस है दैट इज अटैच्ड टू द ओवरीज विद द हेल्प ऑफ फैलोपियन ट्यूब। आगे हम उसके एनाटॉमी पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास जो फर्टिलाइज एग है वो हमारे फैलोपियन ट्यूब के अंदर समटाइम्स क्या होता है फर्टिलाइज हो जाता है, वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। दैट इज वेरी डेंजरस। अगर वो वहाँ पे प्रोसीड करता है थोड़ा सा भी प्रेगनेंसी तो वो बर्स्ट कर सकता है फैलोपियन ट्यूब को और वो मदर की डेथ ऑन स्पॉट हो सकती है। ठीक है, दैट इज दैट मच डेंजरस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी और फैलोपियन ट्यूब में हो सकती है या और कहीं आउटसाइड द यूट्रस कहीं पे इम्प्लांट हो गया है तो वो प्रोसीड तो नहीं करती थोड़े टाइम तक, वो आपको पता ही है कि वो खत्म हो जाती है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर है कहीं और एरिया में अदर देन यूट्रस, यूट्राइन कैविटी, तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। देन इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं अगर पेल्विक की तो वो पेन कॉज कर सकती हैं पेल्विक। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो हमारे यूट्रस के अंदर लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियल का टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस ओवरी के ऊपर कहीं पे भी वो टिश्यू वहां पे जाके एक मैस अपीयरेंस देता है। ठीक है, उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोमा इज ट्रोपोप्लास्टिक डिजीज। इसके अंदर क्या होता है उसके जो सेल्स होते हैं एंडोमेट्रियम के वो क्या कह सकते हैं बाहर इम्प्लांट हो जाते हैं, बाहर एक बना देते हैं, टिश्यू बनाते हैं, वो ओवरीज के अंदर भी बना देते हैं। ओवेरियन टॉर्जन क्या होता है कि जो ओवरीज हैं वो फिलोपियन ट्यूब के साथ अटैच होती है तो वो फिलोपियन ट्यूब के ऊपर ट्विस्ट हो जाती है, टॉर्जन। ठीक है, ट्विस्ट हो जाती है। ठीक है, एडिनोमायोसिस। ठीक है, उसके अंदर भी क्या हो सकता है कि हमारे पास मैस अपीयरेंस होती है एडिनोमायोसिस के अंदर। ठीक है, एक्यूट पेंडिसाइटिस हमें पता है राइट साइड के ऊपर हमारी साइड पे नीचे अपेंडिक्स होती है तो उसकी पेन भी जो होती है वो हमें नीचे पेल्विक में फील हो सकती है। तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, दिस ऑल आर एसोसिएटेड पेल्विक पेन। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास पैल्पेबल मैसेज है। कुछ पेन तो है, पेन एक तो पेन है सिंपल, उसको कुछ और पेन नहीं हो रहा। समटाइम पेन के साथ उसको मैस फील हो रहा है, एक जगह पे उसको फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ स्वेलिंग सी है और कोई मैस, तो वो कौन क्या हो सकता है, या तो वो ओवेरियन सिस्ट हो सकती है या यूट्राइन मायोमा, कोई भी हमारे पास मैस हो सकता है। ठीक है, यूट्राइन मायोमा मस्कुलर जो लेयर होती है उसके अंदर कोई टिश्यू जो है वो एक ट्यूमर बना देता है यूट्राइन वॉल के अंदर, दिस इज नोन एज अ यूट्राइन मायोमा। ठीक है, ओवेरियन सिस्ट का भी हमें पैल्पेबल मैस फील हो सकता है। लेस कॉमन कॉजेज क्या हो सकते हैं पेल्विक जो है ना पीआईडीज, पायोसल्फिक्स, ट्यूबोवेरियन एब्सेस या हाइड्रोसल्फिक्स या पेल्विस एब्सेस। इसके अंदर डिजीज क्या है, जो भी इन्फेक्शन है
इन्फेक्शन जितनी भी हैं वो इस तरह हमें नज़र आ सकती हैं। हमें पता है इन्फेक्शन जो है ओवेरियन हो या पेल्विक हो तो उसके अंदर एब्सेस नज़र आ सकती है, उसके अंदर इरेगुलरिटी नज़र आ सकती है, ठीक है, उसके अंदर डेब्रिज नज़र आ सकती है, क्लियर फ्लूइड नहीं नज़र आता। देन पेल्विक किडनी, हमने किडनी के अंदर कंजेनिटल कुछ एबनॉर्मेलिटीज पढ़ी थी जिसके अंदर क्या था कि जो किडनी थी वो हमारी पेल्विक रीजन के अंदर ही रहती है। और हमने इमेज भी देखा था कि उसका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके साथ हमें किडनी नजर फील होती है, दैट वाज द एक्टोपिक किडनी, ठीक है। तो पेल्विक किडनी हमें जो है वो पैल्पेबल होगी। Mullerian anomaly of the uterus such as bicondylar uterus, डिफरेंट टाइप के यूट्रस हैं जो मेमोग्राफी वाले उन्होंने आज पढ़ा भी होगा, टॉपिक उनका था आज, ठीक है, सुबह वाले लेक्चर के अंदर, कि हमारे यूट्रस की डिफरेंट कंजेनिटल कुछ जो है ना शेप होती है, कंजेनिटली वो जो है वो नॉर्मल जिस तरह का यूट्रस होता है उस तरह की शेप होती नहीं है, ठीक है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मल जो हमारी यूट्रस की शेप होती कैसी है, और एबनॉर्मेलिटी के अंदर क्या हो जाता है कि उसके अंदर सेप्टम बन जाता है, यूट्राइन कैविटी दो में डिवाइड हो जाती है, या फिर उसके कॉर्नर्स जो है वो डिफरेंट थोड़े से यूनी हो सकता है या बाइकॉन्वेट हो सकता है। सो दीज आर द मुल्लेरियन एनोमली। इसमें क्या होता है कि जब जो यूट्रस है वो डिफरेंट एबनॉर्मल शेप के साथ हमें नजर आता है। अल्ट्रासाउंड इज यूजुअली एबल टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकली पैल्पेबल mass। और क्या करता है अल्ट्रासाउंड, हमें मैस को डिफरेंशिएट कर सकता है, वो सिस्टिक हो सकता है या सॉलिड हो सकता है, डिटरमिन इफ द मैस इज राइजिंग फ्रॉम द यूट्रस ओवरी या अनदर pelvic structure, एक्यूरेटली मेजर द साइज ऑफ द मैस। ये अल्ट्रासाउंड पे हम लोग मैस का बिल्कुल एक्यूरेट मैस को हम मेजर कर सकते हैं और हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं आया कि वो मैस जो है वो सॉलिड था, सिस्टिक था या कॉम्प्लेक्स था। दिस इज द अल्ट्रासाउंड यूजुअली उसका एडवांटेज है इन pelvic। टाइप्स ऑफ मैसेज बिनाइन या malignant, या हमारे पास ओवेरियन सिस्ट, दे अपीयर एज अ मैस। अब आ जाओ एनाटमी। एनाटमी ऑफ द यूट्रस के अंदर जो है वो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हम लोग उसको सैजिटली देखें फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर हमारे पास क्या है, ये सबसे पहले हमारे पास पेल्विक बोन पड़ी हुई है व्हाइट कलर की, ठीक है, प्यूबिस सिम्पल्स। फिर हमारे पास पीछे साथ ही हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे हमारे पास क्या होता है, ये यूट्रस है और दोनों साइड पे फिलोपियन ट्यूब के साथ ओवरीज अटैच होती हैं। अभी हमने कट सेक्शन सैजिटल में देख रहे हैं तो हमें एक ओवरी नजर आ रही है, ठीक है। तो ये फिलोपियन ट्यूब और ये उसके साथ ओवरी, ठीक है, और ये हम उसको सैजिटली देख रहे हैं। ये उसका अंदर जो है ये एंडोमेट्रियम, ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर की है ये यूट्राइन कैविटी है, ठीक है। ये साइडों पे एंडोमेट्रियम और ये अंदर जो है ब्लैक ये उसकी कैविटी है, ठीक है। ये वजाइना, ये सर्विक्स। सो द पार्ट्स ऑफ यूट्रस, वो भी मैं बताती हूँ कि कितने यूट्रस के पार्ट्स होते हैं। पेल्विक ऑर्गन्स, नंबर 1 ब्लैडर जो कि एंटीरियरली पड़ा हुआ है सबसे यहाँ पे, इसीलिए जरूरी होता है कि यूरिनरी ब्लैडर को फुल कराना, ठीक है। जब भी हम लोग स्कैन करते हैं पेल्विक स्कैन तो उसके लिए यूरिनरी ब्लैडर का फुल होना जरूरी है। ये देखो अभी ऊपर वाला स्ट्रक्चर, अगर यहाँ पे प्रोब सामने रखोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर नजर ही नहीं आएगा, कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फ्लूइड सिर्फ यहाँ तक था, तो हम फुल करा लेंगे ताकि ये थोड़ा सा डिस्टेंड हो जाए और यहाँ तक एरिया जब होगा, जब आगे हम यहाँ पे प्रोब रखेंगे तो उसके अंदर से वेव निकल के इसके अंदर से पास होकर पूरा हमें विजुअलाइज होगा यूट्रस। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इन डिस्टेंशन कि वो हमारे पास विंडो प्रोवाइड करता है विद पोस्टीरियर एनहांसमेंट। और हमारे पास ब्लैडर के बाद क्या है, सेकंड पे यूट्रस, एडिनेक्सा, रेक्टम, दीज आर द पार्ट्स ऑफ पेल्विस। ये उसकी एनाटमी है। सेंटर में अगर हम देखें तो दिस इज यूट्रस, ये दोनों साइड्स पे जो ट्यूब हमें नजर आ रही है, दिस इज फैलोपियन ट्यूब, जो ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं, दीज आर द ओवरीज, राइट एंड लेफ्ट ओवरीज दैट आर अटैच्ड टू फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से कोई एग रिलीज होगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और वो यहाँ पे हमारी नॉर्मली जो है जब प्रेगनेंसी होगी तो वो यूरिनरी जो यूट्राइन कैविटी है उसके अंदर इम्प्लांट होगा, उसके वॉल के अंदर कहीं पे, ठीक है। So the uterus is located in the pelvis between the urinary bladder anteriorly and the rectum posteriorly. ये उसके साइजेस है नॉर्मल 7 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 to 7 सेंटीमीटर वाइड होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर थिक होता है, ठीक है। पार्ट्स क्या होंगे इसके, बॉडी, फंडस एंड सर्विक्स। ये इसका फंडस है जो ऊपर डोम सी हमें बता रही है, दरमियान में इसकी बॉडी होती है और ये इसका सर्विक्स होता है और नीचे इधर वजाइना, ठीक है। वजाइना एंड 3 पार्ट्स ऑफ द यूट्रस कौन कौन से है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स।
बॉडी जो है वो सुपीरियरली 2/3 बल्क ऑफ द यूट्रस बॉडी एंड वाइडर लॉन्गर देन द सर्विक्स, ये ठीक है, जो डोम सी बना रही है 2/3। फंडस सॉरी बॉडी जो है, बॉडी बता रही हूँ, बॉडी जो है वो 2/3 ये इसका एरिया है, ये थोड़ी सी वाइड होती है, इलोंगेटेड होती है, और जो फंडस है वो ऊपर डोम बताता है। तो बॉडी इज द 2/3 बल्क ऑफ द यूट्रस, बॉडी इज वाइडर एंड लॉन्गर देन द सर्विक्स। फंडस द रूफ ऑफ द यूट्रस, जो ऊपर डोम जिसका मैं बता रही हूँ, और वहां से अटैच होती है हमारी फेलोपियन ट्यूब फंडस से, ठीक है। ये जो फेलोपियन ट्यूब है वहां से कोई भी एग रिलीज होगा तो सबसे पहले फंडस में आएगा एंड देन इन द बॉडी, ठीक है। तो फंडस के दोनों साइडों पे इंसर्शन है फेलोपियन ट्यूब की। द कॉर्न ऑफ द फंडस इज द लेटरल पार्ट which contains the interstitial portion of the fallopian tube. Fundus is the widest and the thickest part of the uterus, and the last part is the cervix, जो कि नीचे है। 1/3 उसका part composed mainly of the fibroelastic tissue rather than smooth muscle, has internal os, ठीक है, and external os। दो हमारे पास इसके अंदर ऑस होती हैं। इंटरनल ऑस जो है वो इंटीरियर तो आगे करके यहाँ करके होगी at the opening of the cervix and the body, and external os जो है वो बाहर होगी। फिर हमारे पास क्या हो गया इसके अंदर इंटीरियर, ये इसकी क्या कह सकते हैं, लाइनिंग है, लाइन विद द columnar mucus secreting epithelium and opening in the cervix is known as endocervical canal. This is the cavity of the uterus। अगर उसको कट सेक्शन में देखें तो ट्रायंगुलर कैविटी होती है। ये जो साथ साथ हमें लाइनिंग नजर आ रही है कैविटी के, दिस इज एंडोमेट्रियम, ठीक। इस कैविटी के साथ इस तरफ एक फेलोपियन ट्यूब राइट, एंड दिस इज द लेफ्ट, एंड दिस इज द राइट ओवरी, अदर वन वाज लेफ्ट ओवरी अटैच्ड विद द ब्रॉड लिगामेंट्स, जो कि आपको येलो कलर के यहाँ पे, और ये इस तरफ यूट्रस के साथ यहाँ पे अटैच होते हैं, जो कि ओवरी को अपनी जगह पे रखते हैं, ठीक हो गया। बॉडी इज अ ट्रायंगुलर इन कोरोनल सेक्शन। अगर हम कोरोनल सेक्शन में कट करके इसको देखें, कैविटी ऑफ द सर्विक्स कम्युनिकेट्स विद द कैविटी ऑफ द बॉडी थ्रू इंटरनल ऑस एंड विद वजाइना थ्रू द एक्सटर्नल ऑस, ठीक है। जो कैविटी जो है वो कम्युनिकेट करती है अगर सर्विक्स के साथ, यहाँ पे सर्विक्स और बॉडी के दरमियान जो हमारे पास एक ऑस है, दैट इज नोन एज इंटरनल ऑस। उसको अगर अटैच करेगी बिटवीन द ऑस इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी एंड सर्विक्स इज इंटरनल ऑस, ठीक है। एंड एक्सटर्नल ऑस क्या होगी, जो वेजाइना के साथ उसको कर रही है, ठीक है। आगे जो समझ आ गई पार्ट्स, वेजाइना, सर्विक्स, फंडस एंड fallopian tube along with the ovaries, these are the normal anatomy। अच्छा, यूट्राइन वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। जो उसकी यूट्राइन वॉल अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये 3 लेयर्स हैं इसके अंदर। ये दरमियान वाली तो आपको फील खुद हो रही है, मस्कुलर है, ठीक है। तो ये मस्कुलर लेयर सेंटर वाली। अब बाकी दो कौन कौन, एक मस्कुलर को तो हम कहेंगे मायोमेट्रियम, एंड द आउटर वाली जो बाहर वाली साइड पे है, जो बिल्कुल साइड, वो है पेरीमेट्रियम, एंड द इनर वन इज द एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो 3 लेयर्स हैं यूट्राइन की। एक पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट, दैट इज ऑफ सीरस लेयर, जो मस्कुलर है 12 से 15 mm, जो थोड़ी सी हमें वाइड नजर आती है, बड़ी नजर, वो मसल की होती है, ठीक है, दैट इज नोन एज मायोमेट्रियम। एंड द इनर मोस्ट लेयर endometrium, mucosal lining of the uterine cavity is endometrium। These are 3 the walls of uterine cavity। ये अगर आप walls को देख रहे हो, outer most is the perimetrium, ये जो दरमियान वाली है round वाली myometrium, and the inner one is the endometrium, और ये जो black है this is the uterine cavity, ठीक है। नॉर्मल यूट्रस के ये कुछ साइजेस हैं, मेजरमेंट्स ली हुई हैं सर्विक्स की, यूट्राइन बॉडी की और यूट्राइन हॉर्न्स की। ये आप बस देख लो इसके अंदर क्या है। नॉर्मल यूट्रस ऑन अल्ट्रासाउंड हमें किस तरह का नजर आता है, क्लियर इमेज नहीं है, छोड़ दो इसको, मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताऊंगी, ठीक। ये ब्लैडर है, ये पीछे हमारे पास ये पड़ा हुआ ये यूट्रस, अगेन इसका, ठीक है। वजाइना एंड देन यूरिनरी ब्लैडर, एंड ये ऊपर ब्लैडर है, पीछे यूट्रस है, इसके अंदर व्हाइट कलर की लाइन यूरिनरी एंडोमेट्रियम, ठीक। ये देखो इसके अंदर कितना क्लियर, ऊपर यूरिनरी ब्लैडर, पीछे जो है वो ये कौन सा व्यू है, इज इट एक्सियल व्यू और लॉन्गिट्यूडनल व्यू? लॉन्गिट्यूडनल, क्लियर, ठीक है। एलोंगेटेड अगर नजर आ रहा है तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल व्यू। हमने प्रोब किस तरह रखी है इसमें टुवर्ड्स द हेड, टुवर्ड्स द हेड, और जो उसकी टेल है इट्स टुवर्ड्स द फीट। और अगर हम एक्सियल करेंगे तो एक्सियल राइट साइड पे होगी उसकी, ठीक। ये देख रहे हैं, ये पूरा यूट्रस नजर आ रहा है, उसके अंदर व्हाइट लाइनिंग इज द एंडोमेट्रियम।
अब इसके अंदर एंडोमेट्रियम में कैविटी नहीं नजर आ रही, इसके अंदर कैविटी में अगर फ्लूइड होगा ना तब हमें नजर आती है कैविटी। अच्छा, अब एक बेसिक सा क्वेश्चन है आपसे कि अगर हम एंडोमेट्रियम की थिकनेस लेते हैं, यहाँ से लेके व्हाइट लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया एंडोमेट्रियम की थिकनेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जब भी हम लोग एंडोमेट्रियम की थिकनेस लेते हैं ये थिकनेस वेरी करती है हर फेज के लिए, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर इसकी थिकनेस ज्यादा हो जाएगी, स्क्रीटरी फेज के अंदर इसकी ज्यादा होगी, प्रोलिफरेटिव फेज जो मेंस्ट्रुअल का आता है उसके अंदर उसकी किस तरह की होगी। तो 3 फेजेस के अंदर, तीनों के अंदर जो है एंडोमेट्रियम की थिकनेस डिफरेंट होती है। अच्छा सन, ये हम थिकनेस कैसे लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हमें ये वाइडेड लाइन, अगर हमें इसके अंदर फ्लूइड नजर आ रहा है कैविटी, एक लाइन ऊपर चलेगी, अब इंटीरियर लिप और एक पोस्टीरियर लिप की चीज, फिर हम मेजरमेंट कैसे लेंगे? एंडोमेट्रियल की थिकनेस हम कैसे लेंगे? ये तो देखो इसके अंदर, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले ली, अगर दरमियान में हमें फ्लूइड नजर आ रहा है, ठीक है, एंडोमेट्रियल का इंटीरियर लिप ऊपर चला गया, एंडोमेट्रियल की पोस्टीरियर वॉल पीछे चली गई, ठीक है, सेंटर में फ्लूइड है, ठीक, इसको हम कैसे लेंगे? ये तो फॉर एग्जांपल 5 mm थी, ओके 5 mm, ठीक है, या 6 mm है। अगर हमें फ्लूइड नजर आ रहा है तो एक इंटीरियर हॉल को अलग से मेजर कर लेंगे, वो 3 mm की होगी, और पोस्टीरियर हॉल को अलग से मेजर कर लेंगे, वो 3 mm की होगी, दोनों को प्लस कर लेंगे, 6 mm ऐड कर देंगे। ठीक है। अगर फ्लूइड नजर आता है तो हम इस तरह से, ठीक है। ये देख रहे हो, ये टीवीएस स्कैन है जिसके अंदर हमें यूट्रस इतना बड़ा होता है तो क्लियर नजर आ रहा है। टीवीएस स्कैन के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, टीवीएस प्रोब जो है ट्रांसवेजाइनली इंसर्ट करते हैं और फिर हम लोग यूट्रस को देख सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी सा था कि हम लोगों ने अब इसको क्लियर अगले इमेज में सारा कुछ पढ़ेंगे, थोड़ी सी एनाटॉमी की कि किस तरह इसकी वॉल की क्या चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री क्या होती है पेल्विक स्कैन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरा अल्ट्रासाउंड पढ़ेंगे कि नॉर्मल किस तरह का होता है, नॉर्मल मेजरमेंट्स किस तरह की होती हैं, एबनॉर्मेलिटी क्या क्या हो सकती हैं इसके अंदर। ये 3 लेक्चर्स हैं यूट्रस के, ठीक है, एक तो हो गया, 2 और है। तो पेल्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 लेक्चर हो गए, फिर हम लोग मेल का पढ़ेंगे, प्रोस्टेट पढ़ेंगे, तो हमारे पास पेल्विक रीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग मैम जी मैम इसकी कोई बुक है मतलब रीजनल की के जितने यहाँ वीडियोस वगैरह जहाँ से हम लोग अच्छी तरह कंपेयर करके ना अच्छे से समझ आ जाए मुझे? मैं बताई थी रेक्विजिट बुक है अल्ट्रासाउंड की। वैसे तो अल्ट्रासाउंड की बेतहाशा बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, हर के डॉक्टर रेक्विजिट रेक्विजिट तो उसके एडिशन डिफरेंट होंगे। अब तो एडिशन है, इस तरह की बुक होगी, ठीक है। ये अल्ट्रासाउंड की रेक्विजिट अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ये मेरे पास भी ये है, मेरे पास और भी 2-3 है, लेकिन ये आप बुक ले लो, दिस इज अ गुड बुक। इसके अंदर डिटेल्ड है सब कुछ, ये मैंने आपको स्टार्ट में भी शायद बताई थी या नहीं बताई होगी। तो ये बुक अल्ट्रासाउंड की, इसके अंदर डिटेल्ड है, इसके अंदर ओके। अच्छा बुक्स अगर आप लोगों को शौक है तो आप डॉपलर की अलग बुक ले लो, डॉपलर की अलग एक बुक होती है, और डॉपलर जब हम स्टडी करेंगे उसके लिए बुक अलग है, मस्कुलोस्केलेटल के लिए अलग है, लेकिन ये बुक ले लो, इसके अंदर काफी चीजें सब कुछ है तकरीबन। ओके। तो आप अल्ट्रासाउंड की तरफ अगर वाकई आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है और आपने अपनी फील्ड ही अल्ट्रासाउंड चूज करनी है तो फिर आप आगे बुक्स और डिटेल में स्पेसिफिक बुक्स ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है ना रीजनल के लिए ये बुक ले लो, रेक्विजिट, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इसके एडिशन अब तो मेरे पास भी 3rd एडिशन है शायद, तो अब तो देख लो जो न्यू एडिशन होगा वो ले लो, ठीक। और अच्छा जब भी बुक्स लेते हो ना तो उसकी अच्छी फॉर्म वाली बुक्स लिया करो ताकि इमेजेस आपको क्लियर हो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इमेजेस, तो इमेजेस जब आप वो दूसरी बुक्स जो मिलती हैं तो उसके अंदर इमेजेस इतने क्लियर नजर नहीं आते हैं, हम इमेजिंग वाले हैं तो बुक्स अच्छी वाली लिया, ठीक है, अच्छी एडिशन अच्छा वो, ओके मैम। ब्लैक एंड व्हाइट तो सारी है, जितनी क्लियर इमेज होगा उतना आपको अच्छा समझ आएगा, ठीक है। तो इसकी बुक ले लेना, अगर सॉफ्ट कॉपी में मिलती है तो डाउनलोड कर लो, अगर हो जाती है ऑनलाइन कहीं मिल गई है तो, ठीक है, वरना बुक अपने हार्ड फॉर्म में जो चीज़ पढ़ी जाती है ना वो उसका अपना ही एक
होता है कि आप अच्छे से उसको देख सकते हो। यस मैम, वो अच्छे से समझ आ जाती है, वो स्लाइड से देख के नहीं, लैपटॉप में नहीं पढ़ा जाता। मैं अपने ग्रेजुएशन के दौर की जितनी बुक्स अभी तक मेरे पास पढ़ी हैं, अगर आप आओ मेरे पास तो यहाँ टेबल पे पढ़ी होंगी बुक्स, मेमोग्राफी की अलग मैंने रखी हुई है, आरएसटी की बुक मैंने आप मेमो वालों को भी बताई थी, ठीक है, वो बुक भी ले लो, अभी तक मेरे उसकी हालत देखो आके। और मैं पढ़ने का वही अब तक मैं उसको, मुझे इतना याद है कि मैंने कहाँ से लेके जाना हाईलाइट किया हुआ है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अब मैं सिर्फ उस हाईलाइटेड को भी पढ़ लूँ मुझे पूरा समझ आ जाता है, ठीक है, उस पेज को खोलो ये इंपॉर्टेंट था, वो बुक का एक अपना ही मजा आता है बुक से पढ़ने का, नेट से नहीं हम मैम सही से, ठीक है। मुझे याद करने में भी यही होता है कि मतलब लेक्चर्स पहले मैं लिखती हूँ सारे, फिर मैं याद करती हूँ कि फिर मुझे ऐसे याद होगी, मैं स्लाइड से नहीं हो पॉइंट्स पाता बना लो, वैसे। उसके ऊपर पॉइंट्स लिख लो, हेडिंग्स उसमें बनी होती हैं, आप इमेजेस साथ देखो, उसके अंदर डिटेल होती है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लो, बुक का एक अपना ही एक मजा आता है पढ़ने का। तो बुक्स आप लिया करो, जरूर रखा करो, और आपने तो फील्ड में जाना उस वक्त तो सारा नेट शेट सब भूला पड़ा होता है, बुक खोलो फौरन, हमें पता है कि वो कहाँ पे क्या है, इंडिकेशंस पढ़ ली, ये तरीका, पॉकेट बुक्स भी हैं कुछ, ठीक है। तो वो जब हम मेमोग्राफी वालों को, तो मैंने चैपमैन भी बताई है और दूसरी आरएसटी की बुक जो है, ठीक है, वो भी बताई है, वो दोनों ले लो आप लोग, ठीक है। वो ओके प्रोसीजर मैम। वाली आरएसटी की, सॉरी, प्रोसीजर वाली बुक है वो, मेमोग्राफी सॉरी फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर सारे, वो वाली बुक छोटी, वो पॉकेट बुक है। और एक जो आरएसटी की बुक है वो तो हर इमेजिंग वाले के पास होनी चाहिए, ठीक है। वो कौन सी बुक है, मैं क्योंकि आपको, मैम बेसिकली ऐसे होता है ना, जैसे आपने जो पिक्चर्स दिखाई है, जैसे किडनी, लीवर, हमने स्प्लीन की जो पैंक्रियास की देखी है, हमें सिर्फ वही याद है कि अच्छा यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये है। अगर हम लोग वैसे सर्च करके देखें ना तो नहीं समझ आती कि मतलब ये कौन सा ऑर्गन है, यहाँ पे नॉर्मल भी है या सिस्टिक है, क्या है। सही, क्योंकि डायनामिक इमेजिंग है ना, अल्ट्रासाउंड आप करते हो तो हर पेशेंट की डिफरेंट हमें चीज नजर आती है, ठीक है। एक यस नॉर्मल मैम। इमेज तो इस तरह के नजर आते ही हैं, लेकिन ओबीज पेशेंट के अंदर हमें इस तरह यूट्रस नजर नहीं आएगा, हमें उसके अंदर बहुत फैट नजर आएगी, उसकी शेप डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो डिफरेंट इमेजेस होते हैं हर, तो इमेजेस इमेजेस बहुत अच्छे से देखा करो, मेरा तो दिल होता है एग्जाम ही पूरा इमेजेस पर रखूँ, इमेजिंग वालों की जितनी अच्छी इमेजेस होगी उतनी अच्छी आप लोग को हर चीज देखनी आपको अच्छी आनी चाहिए, बस हर चीज आप लोगों की देखने वाली चीज बहुत अच्छी है, इमेजिंग वालों की बस इमेजिंग ही अच्छी होगी ताकि आप बाद में इमेजिंग अच्छे से बना सकें। अच्छा, अब आगे हुए काफी स्टूडेंट्स भी शुरू में कम ही आए थे जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको वही बताना था कि क्विज जो है ना, मैं अब आपका कोई रीटेक नहीं लूंगी क्योंकि मैंने आप लोगों के मार्क्स देखे हैं, तो कुछ के मार्क्स 17 18 भी आए हुए हैं, तो दैट मीन्स उनके पास प्रॉपर खुला है, मेरा मसला नहीं था ये किसका भी मसला नहीं था, ये नेट का इशू है, जिसके पास जिस तरह भी नेट आया देर से खुला है, हैंग हुआ है, जो मर्जी था, ठीक है, रीटेक नहीं होगा। बट मैंने क्विज की जो वेटेज है वो कम कर दी है, पहले 10% थी, अब 5% होगी, ठीक है। वो जो आपका टेस्ट हो गया सो हो गया, वो 5% वेटेज, आगे जो है डिफरेंट असेसमेंट्स लेंगे, आपकी कुछ असाइनमेंट्स भी मैंने रखी हैं, एक असाइनमेंट, फिर उसके अलावा फिर आप लोगों का प्रैक्टिकल भी मैं रखूंगी, अब ऑन कैंपस होगा 21 से आप लोगों के मिड स्टार्ट होंगे, ठीक है। अभी तक पहले 7 तक की डेट थी, लेकिन नया कैलेंडर आया है कल, तो उसमें 21 जून से जो है आपके मिड स्टार्ट होंगे, अभी टाइम है हमारे पास, वो मिड ऑन कैंपस होंगे, ठीक है। तो अब सारा कुछ इंशाल्लाह नॉर्मल होगा, तो आप लोग ऑन कैंपस ही सब कुछ जो है ना वो करना, ठीक है, कोशिश करना अब आप लोग आओ, क्योंकि मुझे खुशी होगी कि जो आ सकते हैं वो तो जरूर आए, क्योंकि हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, थ्योरेटिकल तो सब कुछ पढ़ लेंगे, बुक खोलो सब कुछ मिल ओके। जाएगा, नेट सब कुछ मिल जाएगा, जो चीज खुद करने वाली है ना वो आप लोग को आएगी। और मैं बता रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप फील्ड में भी जाओगे अल्ट्रासाउंड कोई नहीं सिखाएगा आपको ऑब्जर्व करने के लिए खड़ा कर देंगे कि अगर कोई कर भी रहे पास खड़े होकर देख लो, आपके हाथ में कोई प्रोब नहीं देगा कि चलो करो, और पेशेंट इंतजार कर रहा है, आप अभी सीख रहे हो स्कैन किधर रखनी है, प्रोब किधर क्या करना है, ऐसे कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। कोशिश करो बेसिक चीजें यहाँ से यूनिवर्सिटी से सीख के जाओ, प्रोब हैंडलिंग बताओ, प्रोब कैसे मूव करनी है, निमोलॉजीज का बताओ, अल्ट्रासाउंड मशीन को कैसे यूज करना है, पेशेंट को कैसे किस तरह से मूव करना है, उसकी प्रो कैसे, ये बेसिक चीजें तो एटलीस्ट हम सेमेस्टर में कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह चल रहे हैं जी, ऐसे ही। क्या बोल रहे हो, तो बोल रहे हो, उनका माइक मुझे लगता है वैसे ही ऑन है, वो आपको नहीं कुछ कह। अच्छा सर, बच्चे ना सुन नहीं रहे होते, इनके माइक ऑन होते हैं, पता नहीं क्या कुछ बोलते रहते हैं, पीछे लगाए होते हैं, मुझे कोई नहीं सुन रहा होता है, ऐसे ही बस ऑन करके लगते, तभी मैं कहती हूँ ऑनलाइन खत्म करो, ऑन कैंपस आओ, ताकि कुछ समझ भी आए चीजों की, ठीक है। मैम मेड्स ऑन कैंपस होने हैं ऑनलाइन? मिड ऑन कैंपस, ठीक है। ठीक है। तो कोशिश करो, आप तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी, ट्यूसडे को,
तो और मंडे से आप लोगों की वैसे ही वैक्सीनेशन लगवा के आना सब अपनी, ठीक है, और SOPs को फॉलो करो और अपना वापस से नॉर्मल रूटीन की तरफ मैम आपने वैक्सीनेशन करवा ली? नहीं अभी नहीं करवाई, कल करवाऊंगी। कल मैम आपको सेफ लग रही है वैक्सीनेशन? अल्लाह मालिक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लगवानी जरूरी है, दिल तो नहीं मान रहा लगवाने का, लेकिन लगवानी जरूरी है। अब बाकी सबको भी लग रही है, पेरेंट्स को तो लग गई थी, उनकी तो दोनों डोजेस भी हो गई थी, खुद को डर लग रहा था लेकिन मैम मेरे ना पेरेंट्स लगवा रहे हैं ना मुझे कह रहे हैं कि नहीं पेरेंट्स की रहने दो, लगी है कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, होगा। ठीक है सब कुछ और ठीक लगी है। लेकिन मुझे ना इनकी टाइप्स की समझ नहीं आ रही कि कुछ टाइप ये टाइप की है, कुछ ये टाइप की वैक्सीनेशन है, डिफरेंस क्यों है? ठीक है, उनकी एक चाइना की है जो ज्यादा लगा रहे हैं और दूसरी अमेरिका की जो अभी आई है, और मुझे नहीं समझ आ रही कौन अच्छी के का क्या मतलब है और बुरी का क्या मतलब है। वैक्सीनेशन हैं और एकदम से कैसे वैक्सीनेशन आ गई हैं पूरे वर्ल्ड में और सबको, और पता नहीं, मुझे तो लग रहा है पानी ही घोल घोल के सबको लगाई जा रही है। पाकिस्तान में इतना तो पैसा है नहीं जितना इनको फ्री में कैसे लगा सकते हैं इतनी वैक्सीनेशन। और मैम क्योंकि अभी वैक्सीनेशन का खुद भी यास्मीन राशिद ये चीजें कह रही थी कि साइड इफेक्ट्स हैं, मतलब फिर उसके ऊपर से तो इम्पैक्ट सब हो रहे हैं लोगों पे। सारे मर जाएंगे। ये मैं मैम वो 2% लोगों को हो रहे हैं, किसी को बुखार हो जाता है या सर में दर्द होती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा। वो तो बस पहले दिन के लिए वैक्सीनेशन लगे तो होता है ये मसला, बेचारी को यही मसला रहता है, बुखार हो जाता है और तबीयत खराब होती है थोड़ी सी, वो तो हर वैक्सीनेशन की होती है। मैम एक वैक्सीन की तो 28 डेज के बाद लग रही है सेकंड डोज, तो हाँ अगर ऑन कैंपस हुए मिड्स तो यूनिवर्सिटी वालों ने तो एंटर ही नहीं होने देना। नहीं, आप लोगों की जब फर्स्ट डोज लगेगी आप लोगों को कार्ड ओके आप लोगों को ठीक है मैम। कार्ड आपने शो करना है जब आप वैक्सीनेशन लगवा लोगे। तो जी आज के भी सुबह ही मेरे साथ जो विवेक विवेक की फोटो मोड़ सही आमदा मैम। मैम फर्स्ट डोज की बेस पे जो है वो एंटर होने देंगे ना क्लासेस वगैरह अटेंड करने के लिए? कार्ड हो गए, फर्स्ट डोज का कार्ड जरूर लेना उनसे वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हम लोग तो लेते हैं कि भाई हमने जॉब के लिए उनको दिखाना है, कार्ड जरूरी है वैक्सीनेशन। तो फिर जब दूसरी डोज लग जाती है फिर वो 100 रुपीज पता नहीं बता रही थी कि लेकिन नादरा से हम सर्टिफिकेशन जो है वो लेना होता है कि दूसरी डोज भी जब लग जाती है, वो सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन दे देंगे आपको सर्टिफिकेट के जी। दूसरी डोज की। लेकिन जब पहली डोज लगेगी एक छोटा सा वो कार्ड आपको दे देंगे, वो आप यूनिवर्सिटी में शो करना है कि आपकी फर्स्ट डोज हो गई है, ठीक है। तो लगवा लो आजकल में बस, और मैं भी कल ही लगवाऊंगी क्योंकि अभी तक तो कुछ यहाँ पे था नहीं और अब तो सब ने आ जाना यूनिवर्सिटी में, फिर रश वगैरह हो जाना। तो आप लोग भी लगवा के इंशाल्लाह दोबारा ऑन कैंपस सारा कुछ स्टार्ट करते हैं। अब ये भी एक फाइजर भी जो एक कह रहे हैं अच्छी है, वो भी पहले कहते लग नहीं रही है, अब कल परसों मैंने सुना है कि वो भी कहीं कहीं जगहों पर प्राइवेटली लग रही है, वो पैसों की लग रही है। और दिल तो कर रहा है कि बंदा वो लगवा ले, चलो पैसों की ये तो पता होगा ना कि अच्छी है बाकी पता नहीं क्या है, तो देखते हैं क्या है, लेकिन लगवानी जरूरी है, सब लगवाओ। मर गए तो सारे इकट्ठे ही मरेंगे, कोई सबको ही लगी है। ये भी बात है मैम। मैम वैसे भी तो मर ही सकता है ना बंदा ना हाँ लगवा के भी। वो तो अब मैं बताऊं, कोरोना में भी ऐसे भी जो लोग मरे हैं ना, उसको कोरोना में डाल डाल के उन्होंने केसेस बढ़ाए हैं, और बस ऐसे ही है। मैं यकीन करो जिन दिनों मेरी बेटी हुई थी माशाल्लाह 7 महीने की होने वाली है, उन दिनों तो पीक था। तो मैं जहाँ पे एडमिट थी मेरे साथ वाले रूम में, प्राइवेट रूम में, वहाँ पे कोरोना का एक पेशेंट था, तो मैं बड़ा वहाँ पे हो रही थी कि ये तो पास कोरोना के भी हैं। तो वो सिस्टर आई नर्स कहती है कि मैम डरे ना, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ केस बढ़ाने के लिए। वो खुद बाहर की बंदी कह रही है कि पेशेंट आता है रात को जी कोरोना रिपोर्ट हुआ है, एडमिट हुआ है, अगले दिन कोरोना खत्म हो, बस रिपोर्ट वहाँ पे वो बस उन्होंने एडमिट किया कि इतना ये पेशेंट कोरोना में था, बस अगले दिन। कुछ हुए भी हैं केसेस बहुत हुए वाकई जिनको कोरोना था, जो यस मैम। और उनका, और कुछ मेरे जानने वालों को हुआ भी और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी हुई है। तो कुछ हैं भी कोरोना के, लेकिन ज्यादा जो उन्होंने डरा के रखा हुआ था ना केसेस को, वो कुछ नहीं भी थे तो उन्होंने केसेस डाले हैं कोरोना। ये भी कोरोना दिन में पता नहीं 10,000 लोग मर गए कोरोना से, ये हो गया तो वो हो गया, वो तो सिर्फ एक दिखाने के लिए। वही ना, एक दफा इतनी पीक पे चला जाता है और सडन के जो आ रहे होते हैं करंट, जो लोगों ने स्टेटस दिए होते हैं अपने कि नहीं अब कम हो गया, अब सडन ही कम हो जाता है।
मुझे तो अभी तक कोरोना नहीं समझ आया कि एकदम से पूरे वर्ल्ड में आके इसके पीछे बहुत बड़ी गेम थी, क्या पॉलिटिक्स थी, क्या ये सब कुछ था पता नहीं, जो भी है अल्लाह बेहतर जानता है इसके पीछे क्या था, कि एक आई एकदम से डिजीज और इस तरह सब कुछ हुआ और सारा कुछ। मैम जब लॉकडाउन खत्म होने लगता है तो नई वेव आ जाती है। अभी फोर्थ वेव का वेट कर स्कूल रहे हैं। करते हैं, स्कूल खोल देते हैं, फीस वगैरह ले लेते हैं बच्चों की। अब इतनी जी फीस मैम। है, जब वो बीकन हाउस की तो इतनी फीस आपको बताइए, इसी तरह बड़े फीस लेते हैं, फीस लेके फौरन बंद कर देते हैं। भाई खोल गए, खुल गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ खुल गया, फीस ले ली उन्होंने और उसके बाद फिर सब ये वेव आ गई है बहुत बुरी सी, और अब फिर यस मैम, ऐसी है बिल्कुल। सब बस ऐसे ही चल रहा है। मुझे तो नहीं समझ आ रही क्या चीज़ है। चलो लेकिन फिर भी सब पूरी वर्ल्ड में ही लग रही है वैक्सीनेशन, सब लगवाओ, देखी जाएगी। मरेंगे तो सब साथ ही मरेंगे, वरना प्रोटेक्शन वैसे वैक्सीनेशन का तो कुछ नहीं होता, आपको एक प्रोटेक्शन ही देती है, लेकिन पाकिस्तान पे हम बिलीव नहीं कर सकते वो क्या लगा रहे हैं। तो अल्लाह का नाम लो, लगवा के जरूर आओ, कार्ड शार्ड सबके पास हों अपने, और SOPs को फॉलो करना, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा सबके लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे हम लोग ऑन कैंपस मिलेंगे, मुलाकात होगी ट्यूसडे को इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखो सब, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।